हेलो फ्रेंड्स, आज हम समाज पढ़ने जा रहे हैं जिससे आप सबको बहुत डर लगता है, बट ये टॉपिक आज इसी क्लास में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। समाज के साथ साथ उसके 6 भेद प्लस एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आज हम बहुत अच्छे से एकदम पढ़ के और अच्छे से समझ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समास क्या होता है। समास बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो समास जो दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो, देखिए, दो शब्द हैं। अब दो शब्द तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, जैसे ये देखिए, राजा और पुत्र दो शब्द हैं। ये एक विभक्ति से जुड़े हुए हैं। क्या? राजा का पुत्र। तो जब ये दो शब्द किसी विभक्ति से जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? ये राजा का पुत्र जो है, ये राजा और पुत्र के बीच में जो विभक्ति लगी, इसको हम हटा देंगे। जब हम इसको हटा देंगे तो इसको जोड़ के हम क्या बना रहे हैं? राजपुत्र। तो ये जो राजपुत्र है, यही हमारा समास है। सरल शब्दों में अगर हम जाने शब्दों के संक्षिप्त रूप को, जो शब्द होते हैं उनके संक्षिप्त मतलब छोटे रूप को, जैसे देखिए, राजा का पुत्र आ रहा है, कितना बड़ा लग रहा है, राजा का पुत्र आ रहा है। इससे बेटर क्या है? राजपुत्र आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, अब इसके आगे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे जल का पान। सीता जल का पान कर रही है, कितना लंबा हो रहा है। तो हमने क्या किया? देखिए, दो शब्द है, इनके बीच की विभक्ति है, तो पहले तो हमने विभक्ति को हटाया, फिर इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया, और जब जोड़ दिया तो क्या हो गया? जलपान। तो सीता जलपान कर रही है। तो इसीलिए जो समास होता है हमारा, वो शब्द का संक्षिप्त रूप होता है। किन्हीं शब्दों का, या दो हो सकते हैं, तीन, उन शब्दों का संक्षिप्त रूप मतलब छोटा रूप जो होता है, उसी को ही हम लोग समास कहते हैं। इनके बीच में जैसे देखिए, विभक्ति क्या होती है? का, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जो सॉरी विभक्तियां दी हुई हैं, ये सब हट गई। अगले देखिए उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे ये तो हम लोग पढ़ लिए। विद्या का आलय। देखिए, विद्या एक शब्द, आलय दूसरा शब्द। अब इन दोनों के बीच में विभक्ति क्या लगी हुई है? का की विभक्ति लगी हुई है। जो का की विभक्ति है, इसको हम लोग हटा देंगे, और जैसे ही हम लोग हटाएंगे वैसे ही इनको जोड़ के क्या मिल गया हमें? विद्यालय। ठीक है, अब यहाँ पे नीला कमल। नीला कमल दो अलग अलग शब्द है। नीला एक रंग हो गया, कमल एक फूल हो गया। जब इन दोनों को मिला के हमने एक चीज बना दी तो क्या हो गया? नील कमल। ठीक है, तो इन उदाहरणों के बीच में ये जो भी दिया है, इसको हटा के हम लोग एक समस्त पद बनाते हैं। अब देखिए, हम समास पढ़ रहे हैं। समास को पढ़ने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है जो समास के अंग होते हैं, क्योंकि आगे जो 6 भेद हैं उसमें आपको इन अंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा कि उसके अंग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इसके अंग जो होते हैं, एक पहला होता है मतलब पूर्व पद, पहला शब्द। एक होता है उत्तर पद मतलब दूसरा शब्द, और एक होता है समस्त पद मतलब मिलकर बना शब्द। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, ये देखिए, जैसे ये राजा पुत्र दिया है, सॉरी राजपुत्र दिया है, तो राज जो हो गया वो क्या हो गया? पूर्व पद मतलब पहला पद। पुत्र जो हो गया वो हो गया उत्तर पद। और जब ये पूरा मिलके क्या बन गया? राजपुत्र, तो ये हो गया समस्त पद। ऐसे ही देखिए, नील, नील क्या हो गया? पूर्व पद मतलब पहला पद। कमल क्या हो गया? उत्तर पद मतलब दूसरा पद। और दोनों मिलकर क्या बन गए? नील कमल। ये हो गया हमारा समस्त पद। आगे चलते हैं। समाज के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? समाज के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से वो भेद होते हैं? पहला होता है अव्ययी समास। ठीक है, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय, छठा बहुव्रीहि। इन सभी समास को मतलब जो समास के भेद हैं, इनको हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे और इसकी एक एक चीज जानेंगे जिस जो भी हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए, पहला है अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद, अभी हमने अंगों की बात की थी समास के, तो पूर्व पद मतलब जो पहला पद होता है वो क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो आगे मतलब जो उत्तर पद होता है उसको ये शक्ति प्रदान करता है। कुछ समझ में नहीं आया ना? चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि सुप्रभात। सुप्रभात में मतलब सु प्लस प्रभात, जब विग्रह किया हमने तो क्या आया? सु प्लस प्रभात। सु मतलब अव्यय शब्द है, जो सु है वो अव्यय है। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा। प्रभात का मतलब होता है सुबह। अब देखिए, सुबह तो सुबह ही है, लेकिन अब सुबह कैसी है? तो ये शक्ति किससे मिल रही है हमें? अव्यय शब्द से, मतलब सु से, कि प्रभात कैसी है? अच्छी है। प्रभात कैसी है? अच्छी है। ठीक है, अब ऐसे दूसरा देखते हैं उदाहरण, अति दूर।
देखिए दूरी तो मतलब डिस्टेंस, दूरी तो दूरी है। अब वो कम है कि ज्यादा, तो किससे पता चल रहा है? पूर्व पद से ना, पहले पद से ही तो पता चलेगा। तो पहले ही पद से पता चलेगा, तो अति दूर मतलब ज्यादा दूर है, अति का मतलब ज्यादा। ठीक है, और देखते हैं दुराचार। देखिए दुराचार को अगर हम विग्रह करते हैं, इसका विच्छेद करते हैं, तो दुर प्लस आचार, आचार का मतलब होता है आचरण। तो आचरण कैसा है? आचरण का मतलब, आचरण तो आचरण होता है, करेक्टर ही होता है, बट करेक्टर कैसा हो सकता है, अच्छा या बुरा? तो यहाँ पे दुर क्या हो गया? दुर मतलब बुरा, तो मतलब दुराचार मतलब बुरा आचरण। इस प्रकार अव्यय समास में जो अव्यय शब्द मतलब जो पहला शब्द आता है, वो पूरे समास को अर्थ देता है, कि मतलब उसका पूरे का अर्थ वो क्या आ रहा है, कि अच्छा आचरण, अच्छी सुबह, या बुरा आचरण। ठीक है, क्या ज्यादा दूरी, इस तरीके से हमारा अव्यय भाव समास होता है। आगे चलते हैं अब हम लोग तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, देखिए अभी अव्यय में पूर्व पद, पूर्व पद मतलब पहला पद से हमें शक्ति मिल रही थी उसके अर्थ को, और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और इससे भी ज्यादा अगर आप समझना चाहें, एक ट्रिक बताऊं, तो इसमें जो होता है वो कारक चिन्ह, कारक चिन्ह अभी मैंने आपको बताया था, चिन्ह मतलब विभक्तियां जो होती हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो ने को से आ रहा है, ये सब विभक्तियां होती हैं। जब भी आप किसी भी समास, ये जो समास दिया राजकुमार, इसको अगर आप विग्रह मतलब इसको आप तोड़ेंगे, तो देखिए राजा का कुमार, राजा का कुमार, ये क्या आ रहा है बीच में? क्या है? का एक क्या है? विभक्ति है। का क्या है? एक विभक्ति लगी हुई है। ऐसे ही और है हस्तलिखित, मतलब हाथ से लिखित, तो से क्या है? विभक्ति है। तो जब भी कोई भी समास मतलब कोई भी आपको शब्द दिया है, उसको आप विग्रह कर रहे हो और उसके बीच में विभक्ति आ जाए, का से कुछ भी आ जाए, तो आप आंख बंद करके वहां पे आप कौन सा समास लगा देंगे? तत्पुरुष समास। और देख लीजिए एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे दिए हैं इसमें। जो उदाहरण है, देशवासी, देश का वासी, शरणागत, शरण को आगत, वनमानुष, वन में रहने वाला मानव, बैलगाड़ी, बैल से खींचे जाने वाली गाड़ी। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है? तो क्यों, अब देखिए पहले से, पहले उदाहरण से लेके अंतिम उदाहरण तक देखिए, इनके बीच में सब जगह विभक्ति लगी, का से, का में, से, को, का, को, तो ये सब क्या है? ये सब विभक्ति। आपको किसी भी एग्जाम्पल में अगर आप उसको विग्रह, उदाहरण जो भी मिला है, जैसे हस्तलिखित कोई भी उदाहरण मिला है, उसको आप विग्रह कर रहे हैं, और विग्रह करने पे आपको कोई भी विभक्ति अगर मिल रही है, तो आप आंख बंद करके वहां पे क्या लगा देंगे? तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, द्वंद समास। द्वंद समास क्या होता है? एक तो द्वंद, किसी चीज में द्वंद होता है ना, कि यार ये कि वो कि ये। कभी हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं तो हमारे मन में भी द्वंद होता है, यार ये ड्रेस लूं कि वो ड्रेस लूं, ये तो इतनी अच्छी ड्रेस है। अब दो चीज समझ में आ जाती थी कि ये चीज लूं कि वो चीज लूं। ऐसे ही ये जो दोनों पद होते हैं, ये दोनों चीज महत्वपूर्ण होती है। द्वंद कब होगा? जब दोनों चीज महत्वपूर्ण होगी, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, अब क्या लूं? तो इसमें भी यही चीज है कि दोनों ही पद मतलब दोनों समस्त पद ही, दोनों ही पद क्या है? महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है पहचानने का, इनके बीच में या और लगता है। अभी मैंने बताया, कभी भी आप किसी घर जाते हैं या फिर कोई आपका मतलब आप किसी के मेहमान होते हैं, तो आपसे पूछा जाता है चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, जूस लेंगे या नाश्ता लेंगे। तो ये क्या होता है? ये आपको ऑप्शन दिया जाता है ना, तो यहाँ पे भी आपके बीच मन में द्वंद होता है, यार क्या पीऊं, चाय पी लूं कि कॉफी पी लूं। तो इसी द्वंद को ही, तो इनके बीच में क्या था? चाय या कॉफी, ठीक है, आइसक्रीम या जूस। तो ऐसे ही यहाँ पे द्वंद मतलब और या अन्न, और अन्न जल। देखिए यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह जहां पे भी आपको दिखे, जब आप समस्त पद देख रहे हो, समस्त पद में आपको योजक चिन्ह दिखे और विग्रह करने में बीच में और आए, आंख बंद करके आप द्वंद समास लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे और एग्जाम्पल देख लीजिए, अपना पराया, अपना और पराया, दिन रात, दिन और रात। और देखते हैं एग्जाम्पल, लव कुश, लव और कुश, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, दूध रोटी, दूध और रोटी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, अब आप इसको इजिली कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा द्विगु समास। ये उससे भी ज्यादा आसान समास है। ये कैसे आसान है? चलिए देखते हैं। वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक से क्या मतलब है? या संख्यावाचक से मतलब है गिनती बताने वाला, गिनती बताने वाला, और दूसरा पद संज्ञा होता है जो मिलकर समूह या समाहार का बोध करता है। नहीं समझ में आया ना?
चलो और समझते हैं द्विगु समास की पहचान। उसका पहला पद मैंने बताया था ना, दो मतलब अंग जो मैंने बताए थे, तीन अंग बताए थे, जिसमें पहला अंग जो था वो पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद और तीसरा समस्त पद। तो इसमें जो पहला पद मतलब पहला शब्द होता है वो हमेशा संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5, गाना मत याद कर लेना, ठीक है। तो जैसे 2 3 4 9 समूह का बोध होता है, उसे ही हम लोग द्विगु समास कहते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, जैसे दोपहर मतलब दो पहर, दो पहरों का समूह। दूसरा क्या है, नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह। देखिए सबके आगे क्या आ रहा है हमारे, दो नौ, ये सब क्या है, संख्या है। सप्ताह, सप्त मतलब 7 दिनों का समूह। और पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। और देखते हैं चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं। तो जहां पे भी आपको ऐसे नंबर्स दिखे, मतलब पहले पद में आपको कहीं पे भी संख्या दिखे, आंख बंद करके द्विगु समास लगा दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हमारा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास से क्या तात्पर्य है, कर्मधारय समास से तात्पर्य है कि जिसमें पूर्व पद मतलब पहला पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। विशेषण और विशेष्य क्या होता है, अब हम लोग ये जानेंगे। देखिए विशेष क्या होता है, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और जिसकी विशेषता क्या बताई जा रही है उसे हम लोग क्या कह देंगे, विशेषण। जैसे कमला बहुत गोरी है, तो कमला यहाँ क्या हो गई, विशेष हो गई, और गोरी क्या हो गया, विशेषण हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, अब हम लोग कह सकते हैं कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है। तो समान जो इस तरह है, जो इस तरह के जो शब्द बीच में आते हैं, इसमें ही कर्मधारय की ये पहचान है। अब थोड़ा एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए नील कमल, नीला है जो कमल। अब देखिए कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और नील क्या हो गया, नीला क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जिस जिस चीज से बताई जा रही होती है वो विशेषण होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, महान है जो आत्मा। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है, आत्मा के बारे में। क्या बोल रहे हैं, महान। तो महान क्या हो गया, विशेषण, और आत्मा क्या हो गया, विशेष। हाँ आपको और बता दूं, अगर आप चाहो तो हर एक हेडिंग को डाल के एक दो तीन एग्जाम्पल लिख सकते हो, और आगे मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई है, पूरी ट्रिक की टेबल, उस ट्रिक की टेबल को लिख के फिर आप एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख लेना, आपको समाज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। लास्ट में जरूर से जो एंड में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए हैं वो कर लेना, उससे समाज में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। परम आत्मा मतलब परम है जो आत्मा। तो आत्मा क्या बोला गया है, परम मतलब बहुत ही ऊंची, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन कैसे है, कमल के समान। अब देखिए अभी ऊपर वाले में कमल क्या था, एक विशेषता, क्योंकि कमल की विशेषता बताई जा रही थी। अब यहाँ पे नयन की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन किसकी उपमा दी जा रही है, कमल की, कि मतलब नयन हमारे किसके समान है, कमल। चलिए आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, अब इसमें देखो जैसे अभी मैंने पहले बताया था, कभी किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में दोनों ही प्रधान हो जाते हैं। अब इसमें बहुव्रीहि समास में है कि दोनों ही प्रधान नहीं है, मतलब गौड़ है। इसका अर्थ ये है जो समस्त मतलब जो पूर्व पद है, जो उत्तर पद है, दोनों मिलके एक तीसरा जो समस्त पद बना रहे हैं, वो समस्त पद किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। नहीं समझ में आया, उदाहरण से आएगा। कैसे, देखिए चंद्रशेखर, विग्रह करो, चंद्र है शिखर, मतलब शिखर मतलब सिर पर जिसके, अर्थात शिव। किसके सर पे चंद्रमा होता है, अर्थात शिव, तीसरे की ओर इशारा किया। और एग्जांपल देखते हैं। नीलकंठ, कंठ किसका, नीला है, अर्थात मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। और एग्जांपल देखते हैं। पद्मनाभ, पद्म मतलब क्या होता है, कमल, नाभ मतलब नाभि, पद्म है नाभि में जिसके, मतलब कमल है नाभि में जिसके, अर्थात विष्णु। कमल, आपने सुना ही होगा विष्णु जी के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ये चीज उत्पत्ति का आधार बताया गया है, इसीलिए यहाँ पे किसको बोला गया है, विष्णु। नेक्स्ट है पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु। क्यों, कृष्ण या कृष्ण आप कुछ भी कह सकते हैं। पीतांबर, पीतांबर मतलब अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, और पीत मतलब पीला, ठीक है।
पद्म मतलब कमल। देखिए ये चीज याद रखिएगा, कहीं छोटी छोटी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं जहां पे आपको पर्यायवाची समझ में आ रही है। जैसे कमल का एक जो हमारा पर्याय होता है वो पद्म होता है, वस्त्र का पर्याय अंबर होता है। तो ये भी चीजें आप इससे पढ़ जाएगी, क्योंकि एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, हमें नहीं पता होता है अंबर वस्त्र को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि त्रि दिया हुआ है, त्रि का अर्थात होता है तीन। तो देखिए आपको हो सकता है आपको ये द्विगु समास से कंफ्यूजन हो, क्योंकि द्विगु में भी पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी समास मिलता है तो या तो उस टाइम पे वहां पे आपको ऑप्शन में इन वो मिलेगा, द्विगु समास मिलेगा या बहुव्रीहि समास मिलेगा, या फिर आपको दोनों में से, मतलब दोनों ही ऑप्शन में दिया है तो आपको नीचे ऑप्शन दिया होगा कि दोनों ही सही हैं। या ऐसा कभी भी इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता है, या तो एक सही होगा या तो दोनों ही सही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। ठीक है, अभी देखिए इसको हमने कर्मधारय में भी पढ़ा था एग्जांपल, पर उसमें तीसरा अर्थ नहीं दिया था। तो इसमें भी सेम वही चीज है, अगर ये वाला एग्जांपल दे के पूछा गया कौन सा समास है, तो या तो कर्मधारय ऑप्शन में होगा या फिर बहुव्रीहि होगा। अगर दोनों है तो दोनों को ही नीचे ऑप्शन में दिया होगा कि ए बी सही या सी डी सही, ऐसे करके। चले आगे है गजानन, गज के समान आनन। गज मतलब हाथी, देखिए पर्याय एक और कवर हुआ है यहाँ पे। आनन का मतलब होता है मुख, जिसका मुख हाथी के समान है, अर्थात श्री गणेश। निशाचर, निशा में विचरण, निशा मतलब होता है रात, एक और पर्यायवाची, रात में विचरण करने वाला, रात में चलने वाला, हम लोग जिसको भूत कहते हैं, भूत के नाम से डरते हैं, अर्थात राक्षस। चले अब देखिए फटाफट से कुछ सी ट्रिक है, जहां पे आपको बीच में और दिखे, और आएगा, मैंने बताया रात और दिन ना, योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पे आंख बंद करके द्वंद समास लगाएं। काकी के उससे क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। संख्या शब्द कहीं आ जाए तो मतलब द्विगु समास, पहला पद जो हो संख्यावाचक हो वो द्विगु समास। विशेषण और संज्ञा, विशेषण मैंने बताया था ना, विशेषण विशेष्य की विशेषता, विशेष मतलब संज्ञा, किसी की विशेषता बता रहा है तो वो वहां पे कर्मधारय समास। तीसरे का बोध मतलब चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर, सॉरी चंद्रमा है जिसके सर पर, अर्थात शिव, वहां बहुव्रीहि है। अव्यय, जहां आपको कोई भी ट्रिक ना मिले, जहां पे जैसे सु हो गया, यथा हो गया या दुर हो गया, इस तरीके पहला पद इस तरीके का हो, वहां पे अव्यय भाव समास होता है। चलिए अब हम लोग, ये आपको आ गया हो, ये क्विक ट्रिक से आप पहचान लियो, तो आप तुरंत कमेंट करें, और आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तब भी आप कमेंट करें और मुझे जरूर बताएं, और जिसको क्लियर हो गया है वो भी मुझे बताएं। तो अगली वीडियो में हम जो भी आपको कमियां लगी होंगी उसको सुधार के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आप जरूर करिएगा, इससे आपका समास पूरा क्लियर हो जाएगा। चले जल्दी से आंसर दें, समास के कुल कितने भेद होते हैं? सबने आंसर दे दिया होगा अपने मन में, और जिसको भी टाइम कम लग रहा हो तो वो पॉज करके आंसर दे ले। हाँ, तो समास के 6 भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न, नील कमल में कौन सा समास है? तो जल्दी से बताएं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद या बहुव्रीहि? तो इसका आंसर है कर्मधारय। चले तीसरा क्वेश्चन, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद या बहुव्रीहि? तो इसका उत्तर है तत्पुरुष। फोर्थ क्वेश्चन, दिन रात किस समास का उदाहरण है? तो दिन और रात किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद या बहुव्रीहि? तो इसका उत्तर है द्वंद। पांचवा प्रश्न, दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि या द्वंद? तो आंसर है इसका बहुव्रीहि। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद, अव्ययी भाव या कर्मधारय? तो उत्तर है इसका अव्ययी भाव। जिस समास में और का भाव होता है वह है, अब जरूरी नहीं है उदाहरण देकर ही प्रश्न पूछा जाए, इसमें आपको कोई रूल भी पूछ सकता है, जैसे अभी मैंने बताया था किसमें और का आता है, तो इससे भी आपको पता होना चाहिए कि किसमें और का आता है, किसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, या किसमें बीच में विभक्ति या कारक चिन्ह आते हैं, तो इस तरीके से, या फिर कौन सा ऐसा समास होता है जिसमें तीसरा पद आता है, तीसरे की ओर इशारा कर रहा होता है, पहला पद और दूसरा पद गौड़ होता है, तो इस तरीके से तब तक आपको आंसर आ गया होगा द्वंद समास। त्रिलोकी में कौन सा समास है? द्वंद, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष? द्विगु।
नाइन्थ, जिस समास में तीसरे व्यक्ति वस्तु का बोध होता है वह कहलाता है अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। बहुव्रीहि। जिस समास में पहला पद संख्या होता है वह है, अभी मैंने इस क्वेश्चन को आपसे डिस्कस किया था, द्विगु। चलिए, इस क्लास का अंत यही होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और जैसा भी हो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।